नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं कुछ लॉ ग्रेजुएट्स जो हैं उनके लिए एक अपडेट लेकर आया हूं, जिनका मन है कि हमारे को इंडियन आर्मी के अंदर अपनी एलएलबी डिग्री का इस्तेमाल करके एक पोस्ट को अपना हायर होना है और एक अच्छी पोस्ट के लिए मेरे को अपनी सर्विसेज देनी है। तो इंडियन आर्मी की अपनी एक वैकेंसी होती है जज एडवोकेट जनरल, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है जैग, जो हर साल वैकेंसी आती है। हर साल इंडियन आर्मी के द्वारा ये वैकेंसीज को रिलीज किया जाता है, नोटिफिकेशन निकाली जाती है। और याद रखिएगा, ये नोटिफिकेशन जो रिलीज करी जाती है, ये जो पोस्ट होती है जैग की, जज एडवोकेट जनरल की, इस पे केवल और केवल लॉ ग्रेजुएट ही अपना अप्लाई कर सकते हैं। फाइनल ईयर वाले अप्लाई नहीं कर सकते। मैं आपको वीडियो के स्टार्टिंग में इसका क्लैरिफिकेशन दे रहा हूं, ताकि आगे चल के आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अपना समझ आ पाए। और जो लोग फाइनल ईयर के अंदर है तो वो अपना मन अगर बना रहे हैं आने वाले साल के अंदर, तो वो अपना मन बना पाए। और स्टार्टिंग से क्या क्या आपको चीजों पे ध्यान रखना है वो भी आपको पता होनी चाहिए। तो ये सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है, याद रखिएगा। तो जज एडवोकेट जनरल के फॉर्म्स अपना ओपन अप हो चुके हैं 15 जुलाई 2024 से, यानी कि 15 जुलाई 2024 से आप अपना फॉर्म भर सकते हो। कैसे भरना है, कहां पे जाके भरना है, ये सारी डिटेल्स इस नोटिफिकेशन के अंदर बताई हुई है। लास्ट डेट क्या है, 13 अगस्त 2024 तक आपको अपना शाम के 3 बजे से पहले अपना फॉर्म भर देना है। याद रखना, 15 जुलाई 2024 से फॉर्म चालू हो चुके हैं और 13 अगस्त 2024 से फॉर्म अपना बंद हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम मुद्दे की बात करते हैं। यहां पे सबसे पहले आपको एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि ये अब जो अपनी पोस्ट है, ये वही लोग भर सकते हैं जो अनमैरिड है, जो शादीशुदा नहीं है। याद रखना, यहां पे साफ लिखा हुआ है, जो व्यक्ति अनमैरिड है मेल, जो लेडी अपनी अनमैरिड है फीमेल, केवल वो, और वो साथ में लॉ ग्रेजुएट भी है, केवल वही फॉर्म भर पाएंगे। इतनी बात हमारे को समझ में आ गई है। दूसरी बात, यहां पे नेशनैलिटी की बात करिए, आप इंडियन सिटीजन होने चाहिए हो। बाकी अदर एलिजिबिलिटी भी है, ये आप अपना पढ़ सकते हो। बट मुद्दे की बात है कि अगर आप इंडियन सिटीजन हो तो फॉर्म भरने के लिए आप एलिजिबल हो पहली स्टेज के लिए। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम देख लेते हैं। आपकी एज लिमिट जो है 21 से 27 साल होनी चाहिए। अगर आप अपना 21 से 27 साल की उम्र में आते हो, फॉर्म भर सकते हो। दूसरी बात यहां पे हमारे को ध्यान देने वाली बात यह है कि अब ये जो मेरी 21 से 27 साल की उम्र जो है, ये कैसे कैलकुलेट करी जाएगी, कैसे मेरा एग्जामिन मेरे को कैसे किया जाएगा। आपके बाद 10वीं की मार्कशीट आप जमा करोगे या 12वीं की मार्कशीट अपना जमा करोगे, वहां पे आपकी जो डेट ऑफ बर्थ बता रखी है उसी के बेसिस पे जज करा जाएगा कि आपकी उम्र 21 से 27 साल है या नहीं है। और कोई डॉक्यूमेंटेशन से आपकी उम्र को इवेलुएट या कैलकुलेट नहीं करा जाएगा। याद रखना मेरी बात, इस बात को इन्होंने हाईलाइट करके बताया हुआ है। आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है एलएलबी के अंदर, अब वो आपने एलएलबी 3 साल वाली करी हो, ठीक है, या 5 साल वाली करी हो, मिनिमम आपके 55% एलएलबी में आए होने चाहिए। ठीक है, और दूसरी बात यह भी, आपके पास अपनी एलएलबी की मार्कशीट होनी चाहिए, डिग्री होनी चाहिए, जिससे कि जब आप अपना एसएससी के इंटरव्यू के लिए जाओगे, अपनी जो स्टेज होती है कि आप जैग के अंदर बनने लायक हो या नहीं हो, तो उसके लिए ना आपके पास मार्कशीट आपके हाथों में होनी चाहिए। 55% उसमें कैलकुलेट करके मिनिमम 56% आए हैं, 57 है, बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया है, बट मिनिमम 55 होने चाहिए। ठीक है, ये बात हमारे को समझ में आ जाती है। ठीक है, और दूसरी बात, अपनी पहली एलिजिबिलिटी क्या हो गई, पहली हो गई आपका सिटीजन ऑफ इंडिया, दूसरी 21 से 27 साल, तीसरी एलएलबी की डिग्री 3 साल वाली या 5 साल वाली, उसमें मिनिमम 55%। चौथी एलिजिबिलिटी की अगर मैं बात करूं, यहां पे बोला हुआ है कि आपने ना क्लैट पीजी 2024 अपना दिया होना चाहिए। क्लैट पीजी 2024 का आपने फॉर्म भरा हो, पेपर दिया हो, और आपके पास उसका स्कोर कार्ड होना जरूरी है, मैंडेटरी है। यहां पे वर्ड क्या यूज करें, मैंडेटरी। अब एक बात ध्यान रखना, क्लैट पीजी के अंदर मेरा सबसे बेकार से बेकार स्कोर आया है, ठीक है, सबसे बेकार से बेकार स्कोर आया है, कोई मैटर नहीं करता, बट ये मैटर करता है कि भाई आपने एटलीस्ट क्लैट पीजी 2024 को अपना पेपर दिया हो। दिसंबर के अंदर होता है ना क्लैट पीजी का अपना पेपर। अब क्लैट पीजी 2025 की भी वैकेंसीज आउट हो गई है, फॉर्म आउट हो गया है कि भाई हम जो है दिसंबर के अंदर क्लैट पीजी 2025 वालों के लिए अपना पेपर कंडक्ट करवाएंगे। ऐसी क्लैट पीजी 2024 के लिए इन्होंने जो है अपना फॉर्म निकाला था और पेपर भी अपना दिसंबर के अंदर 2023 के अंदर पेपर कंडक्ट करा था। तो जिन कैंडिडेट्स ने अपना क्लैट पीजी 2024 का स्कोर मतलब पेपर दिया है, स्कोर कार्ड उनके पास है, जो भी स्कोर आया उससे मैटर नहीं करता, एटलीस्ट अपने बस अपना क्लैट पीजी 2024 का पेपर दिया होना चाहिए। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। ठीक है, तो 4 एलिजिबिलिटी है जो हमारे को ध्यान में रखने वाली होती है। पहला, आपने जो है सिटीजन ऑफ इंडिया 21 से 27 साल, एलएलबी की डिग्री मिनिमम उसमें 55%, क्लैट पीजी 2024 का पेपर आपने दिया हो। अब उसमें स्कोर क्या आया क्या नहीं आया उससे मैटर नहीं करता। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। और एक ऐसे कॉलेज से आपने एलएलबी करी हो जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने रिकॉग्नाइज करा हो, और आपकी डिग्री जो है वो आप आगे चल के अपनी डिग्री का इस्तेमाल करके बार काउंसिल ऑफ इंडिया से एनरोल्ड हो सकते हो, ऐसी डिग्री होनी चाहिए। ऐसे कॉलेज से आपने एलएलबी करी होनी चाहिए। ठीक है, अब इन्होंने ये नहीं बोला कि बढ़िया कॉलेज हो या अपना एंट्रेंस एग्जाम आपने दिया हो वगैरह, ऐसा कुछ भी नहीं है, बट इन्होंने बोला आपका एक ऐसा कॉलेज हो जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा रिकॉग्नाइज करा हुआ हो। बात खत्म हो जाती है। इतनी सी बात यहां पे समझ में आ गई। ठीक है, अब ये भी इसमें यही बात लिखी हुई है।
और यहां पे लिखा हुआ है कि हर व्यक्ति को ना जो अपना क्लैड पीजी 2024 का स्कोर कार्ड लेकर आएगा उसको ना अपना वेरीफाई करवाना पड़ेगा, सिलेक्शन सेंटर से अपना वेरीफाई कराना पड़ेगा। एसएसबी का इंटरव्यू जब आपका होगा, ठीक है, उससे पहले आपने अपना क्लैड पीजी 2024 का स्कोर अपने वेरीफाई करवा के लाना सिलेक्शन सेंटर से, ठीक है, कि हाँ भाई ये मैं ही इंसान हूं और मैंने ही अपना क्लैड पीजी 2024 का पेपर दिया था, आप वेरीफाई इस चीज को कर दीजिए। वेरीफाई करा लोगे सिलेक्शन सेंटर से, वेरीफाई करवाने के बाद तब अपना एसएसबी इंटरव्यू में आप चले जाइएगा, बात खत्म हो जाती है, ठीक है। तब आप अपना एसएसबी इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट मतलब आपको अलाउ किया जाएगा। लेकिन अगर आप ये बोलो अगर मैं भूल गया, मैं जो है सिलेक्शन सेंटर में जाके मैंने वेरीफाई नहीं करवाया लेकिन मैंने क्लैड पीजी 2024 का पेपर दिया है, ये लो स्कोर कार्ड वगैरह, तब भी आपको एसएसबी इंटरव्यू के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा, एंट्री आपको नहीं दी जाएगी। ये याद रखना, क्योंकि ये आर्मी है, इंडियन आर्मी है, बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं इसके अंदर, क्योंकि डिसिप्लिन मेंटेन करना होता है। एक यहां पे बिल्कुल भी लीनियंसी नहीं होती। यहां पे साफ लिखा हुआ है कि अगर आपने अनेबल हो गए, क्लैड पीजी 2024 का रिजल्ट जो आपका आया उसको वेरीफाई आपने नहीं करवाया, तो लड़का हो या लड़की हो विल नॉट बी एलिजिबल फॉर एसएसबी एंड देयर कैंडिडेचर जो आपने फॉर्म भरा होगा उसको कैंसिल कर दिया जाएगा उसी टाइम ऑन द स्पॉट, ठीक है। तो ये नई एलिजिबिलिटी जोड़ी गई है। हालांकि पहले से 1-2 साल से ही अपनी एलिजिबिलिटी क्लैड पीजी का स्कोर मांगने लग गए हैं, पहले नहीं मांगते थे बट एक मांगने लग गए हैं, ठीक है। तो आपने बस पेपर दिया हो, जो भी मार्क्स आए हो आपको उसको मैटर नहीं करता, ठीक है जी, क्लियर हो गई। और वेरीफाई कराना जरूरी है। अब वैकेंसी की बात करें, वैकेंसी यहाँ पे टोटल दोनों के लिए 5-5 है, ठीक है। पहले तो 2-3 ही आती थी, अब तो 5-5 आ रही है, बहुत बढ़िया है, ठीक है। बढ़िया, हर साल निकालते हैं। और याद रखना अपने आप में एक बहुत बहुत रिस्पेक्टेबल जॉब होती है, ये एक रिस्पेक्टेबल अपनी पोस्ट होती है, सैलरी बहुत अच्छी खासी मिलती है, अलाउंसेस बहुत ज्यादा अच्छे खासे मिलते हैं, ठीक है। और आपका एक बार सिलेक्शन हो जाता है इस पर्टिकुलर जैग के अंदर, तो इसको एसएससी बोलते हैं, मैं इसके बारे में बताऊंगा, ठीक है, और आपको क्लैरिटी दूंगा। अब वैकेंसी समझ में आ गया, ठीक है। अब यहां पे टेन्योर पीरियड की बात कर लेते हैं। आपको होता है शॉर्ट सर्विस कमीशन, जिसको बोलते हैं एसएससी, शॉर्ट सर्विस कमीशन। जैसे आपने जैग का अपना फॉर्म भरा और आपने सारी एलिजिबिलिटी पूरी करी, उसके बाद आपका एसएसबी का इंटरव्यू हुआ, फिर एक पर्सनल इंटरव्यू होता है, फिर इसके बाद मेरिट लिस्ट प्रिपेयर करी जाती है, फिर यहाँ पे बच्चों के नाम निकाले जाते हैं कि ये लोग अपना सेलेक्टेड है, अब इनको जो है ओटीए ट्रेनिंग पे 49 वीक्स के लिए भेजा जाएगा। ये बात मैं अभी आपको क्लैरिफाई करूंगा। फिर जब आप अपना ओटीए की ट्रेनिंग अपनी कर रहे होते हो, चेन्नई के अंदर होती है, तो आपको बहुत फायदे मिलते हैं। क्या? एक तो पोस्ट ग्रेजुएशन का डिप्लोमा आपकी डिग्री आपको दी जाती है यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास के द्वारा 49 वीक्स की, जब आप अपनी ओटीए ट्रेनिंग के पूरी कर लेते हो। और एक बात, एक इन्होंने कंडीशन ये लगा रखी है कि जब आप अपनी ट्रेनिंग कर रहे होंगे, आप अपने माँ बाप के साथ नहीं रह सकते, आप शादी नहीं कर सकते, ठीक है, और आप छोड़कर नहीं जा सकते। अगर आप शादी कर लेते हो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, ठीक है, या फिर आप छोड़कर जाते हो तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। और जितना पैसा सरकार ने आपके ऊपर हर हफ्ते खर्च करा है, 16,000 के अप्रॉक्स हर हफ्ते सरकार खर्च करती है हर एक कैंडिडेट के ऊपर, वो उसकी भरपाई आपको पे करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसमें भाई इंडियन आर्मी की कोई गलती नहीं है, इसमें कैंडिडेट की गलती है, ठीक है। ये बात मैं आपको बताऊंगा। तो ये सारे काम हो जाने के बाद आपका जब सिलेक्शन फाइनली हो जाता है तो आपको कौन सी पोस्ट मिलती है? शॉर्ट सर्विस कमीशन, एसएससी की आपको पोस्ट दी जाती है। इसका टेन्योर पीरियड कितना होता है? 14 साल का। इसका टेन्योर पीरियड होता है 14 ईयर्स का, ये बात को याद रखिएगा, ठीक है। इसका टेन्योर पीरियड होता है 14 साल का। अब ये जो 14 साल है ना, इसको 2 भागों में बांटा गया है, 10 ईयर्स प्लस 4 ईयर्स। आपको इनिशियली 10 सालों तक के लिए अपॉइंट करा जाता है, ठीक है। फिर आपका मेडिकल चेकअप होता है, सारे आपका ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाता है कि बंदा एलिजिबल है नहीं है, अच्छा काम किया है नहीं किया है। अगर आपने अच्छा काम किया है और आप एलिजिबल भी हो, मेडिकली फिट भी हो, तो आपको फिर 4 साल का टाइम पीरियड दे दिया जाता है, और कि टोटल भाई आप अपने 14 साल पूरे कर लो। अब आप अपने 14 साल पूरे कर लीजिए, ठीक है। अब अगर 14 साल जब आपने पूरे, मतलब हालांकि फिर 10 साल जब आप अपने 10 साल पूरे कर लेते हो ना, उसके बाद भी एक और आपका एक टेस्ट होता है, आपका एक टेस्ट होता है जिसको बोलते हैं परमानेंट कमीशन का टेस्ट। जब अपना 10वां साल पूरा कर लोगे तो उसके बाद आपको 2 तरह के टेस्ट देने पड़ते हैं। पहला तो एक मेडिकल बॉडी चेकअप होता है और ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाता है कि आगे इसको 4 साल के लिए और हायर करा जाए या ना हायर किया जाए, तो वो एक अलग मैटर है। ये एक टेस्ट होता है अपना परमानेंट कमीशन, इन व्यक्ति को परमानेंटली अब इंडियन आर्मी के अंदर इनको पोस्ट दी जाए या ना दी जाए, पोस्ट वाली परमानेंट कमीशन की पोस्ट दी जाए या ना दी जाए, ठीक है। 10 साल जब आपके पूरे हो जाते हैं उसके बाद, तो जब आप अपना फिट हो जाते हो, पूरा ये टेस्ट क्वालिफाई कर लेते हो, फिर आपको परमानेंट कमीशन की पोस्ट दे दी जाती है। इतनी बात क्लियर हो गई। अगर आप नहीं परमानेंट कमीशन की पोस्ट आपको नहीं मिलती है, तो फिर आपका दूसरा चेकअप होता है कि चलो कोई बात नहीं, इनका 10 साल पूरे हो गए, 4 साल और बचे हैं, उसका टेस्ट ले लो कि और ट्रैक रिकॉर्ड चेक करो। तो जब आप अपना उसमें क्लियर हो जाते हो तो 4 साल तक आपको टाइम दिया जाता है कि 4 साल तक अपना आप सर्विसेज दीजिए, ठीक है। 14 साल तक की अपनी सर्विसेज आप पूरी करिए, फिर आपको रिलीज कर दिया जाता है इंडियन आर्मी से।
यानी कि जो कैंडिडेट्स अपना आगे गए परमानेंट कमीशन के लिए, उनको आगे भेज दिया, 10वें साल तक के लिए उनको परमानेंट कमीशन की पोस्ट दे दी, और जो कैंडिडेट बच गए, जो क्वालिफाई नहीं कर पाए, उनको आगे फर्दर 4 सालों तक के लिए अपना हायर करके रखा। 4 साल यानी टोटल 14 ईयर्स पूरे हो गए तो उनको रिलीज कर दिया जाएगा इंडियन आर्मी से, बात खत्म हो जाती है। इतनी बात समझ में आ गई? ये होता है अपना आपका टेन्योर, ठीक है। चलिए ये बात हमारे को समझ में आ गई। अब आपका प्रोबेशन पीरियड भी होता है कि पहले आपको 6 महीने तक ऑब्जर्व करा जाएगा, ठीक है। तो प्रोबेशन पीरियड कितना होता है? 6 महीने का होता है कि ये हाँ यहाँ पे इंडियन आर्मी में रहने लायक हैं या नहीं है, डिसिप्लिन को ये ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, वगैरह वगैरह, ठीक है। अब इसके टर्मिनेशन आपको बीच में कभी भी निकाल दिया जा सकता है कि भले आप ओटीए की ट्रेनिंग कर रहे हो तब आपको निकाल दिया जाएगा। ओटीए ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद जब आप एसएससी की अपना पोस्ट पे आ गए हो तब आपको निकाल दिया जा सकता है कि आप जो अगर कोई मिसकंडक्ट कर रहे हो आपको निकाल दिया जाएगा, या मेडिकली अनफिट पाए गए हो तब आपको निकाल दिया जाएगा। मान लेते किसी के चोट लग जाती है, तो कोई मेडिकली अनफिट हो जाता है, पोस्ट से निकाल दिया जाएगा, ठीक है। या फिर आपको लगता है, अगर इंडियन आर्मी को लगता है कि आपकी अब जरूरत नहीं है, आपकी अब जरूरत नहीं है, तब आपको निकाल दिया जाएगा। या आप कोई टेस्ट में फेल हो जाते हो तब आपको निकाल दिया जाएगा। फिजिकल टेस्ट भी बहुत होते हैं, ठीक है, उसमें अगर आप फेल हो जाते हो तब आपको निकाल दिया जाएगा। या फिर अगर आप रिजाइन करते हो खुद ही, आप अगर रिजाइन करना चाहते हो खुद ही, तब आपको निकाल दिया जाएगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई? चलिए ठीक है। अब ओटीए की आपकी ट्रेनिंग होती है, जैसे मैंने आपको बताया था 49 वीक्स की आपकी ओटीए की ट्रेनिंग होती है ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी के अंदर, चेन्नई के अंदर। और यहां पे साफ लिखा हुआ है कि जब 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 आपकी ओटीए की ट्रेनिंग चल रही होगी तब आप यू आर नॉट अलाउड, ठीक है, आप जो है शादी नहीं कर सकते, ठीक है। कैंडिडेट्स विल नाइदर बी अलाउड टू मैरी और कैंडिडेट्स विल नाइदर बी अलाउड टू लिव विद देयर पेरेंट्स। ना तो आप शादी कर सकते हो, ना ही आप अपने माता पिता के साथ या गार्जियन के साथ रह सकते हो, ठीक है। समझ में आ गई मेरी बात? ये भी आपको। और जब आपका मान लेते हैं कि आपने एसएसबी इंटरव्यू अपना दे दिया, पर्सनल इंटरव्यू आपने दे दिया, उसके बाद आप अगर शादी कर लेते हो, यानी ओटीए ट्रेनिंग से पहले अगर आप शादी कर लेते हो तब भी आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, क्योंकि ये साफ बोला हुआ है। स्टार्टिंग में मैंने आपको बोला था ये जैग के लिए आपको जब भी सिलेक्ट करा जाएगा अगर आप अनमैरिड रहोगे पूरी ट्रेनिंग तक, पूरा फाइनल आपके हाथ में जब पोस्ट नहीं आ जाती है, जब पोस्ट आ जाएगी तब शादी कर लो, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो जाती है? चलिए, जब आप अपनी ओटी की ट्रेनिंग पूरी कर लेते हो तो पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन डिफेंस मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास के द्वारा आपको डिग्री भी दी जाती है, ठीक है जी। और जो मान लेते हैं आपने खुद अपना 49 वीक्स की, देखो ट्रेनिंग भी बहुत तरह की होती है, बहुत सारी चीजें, आपके फिजिकल टेस्ट, मेडिकल टेस्ट बहुत तरह के होते हैं, और रिटन टेस्ट बहुत तरह की चीजें होती है। अब कुछ लोग उसको हैंडल कर सकते हैं क्योंकि वो बने ही अपने इंडियन आर्मी के लिए हैं, और कुछ लोग अगर मान लेते हैं वो इसको कोप अप नहीं कर पा रहे हैं, तो बीच में ही अगर 49 वीक्स के बीच में ही वो चाहते हैं कि नहीं भाई मेरे से नहीं हो रहा, मैं छोड़ना चाहता हूं, मैं रिजाइन करना चाहता हूं, तो आपको कोई फोर्सफुली नहीं रखा है, आप कर सकते हो। बट सरकार ने आपके ऊपर 16,260 रुपए पर वीक, ठीक है, पर वीक आपके ऊपर खर्च करे हैं, तो वो आपको चुकाने पड़ेंगे। जितने टाइम आपने अपना सर्विसेज दी हैं ट्रेनिंग के दौरान, तो वो आपको चुकाने पड़ेंगे, याद रखना मेरी बात, ठीक है। अगर आप विड्रॉ करना चाहते हो पर्सनल रीजन की वजह से, ठीक है, क्लियर हो गई मेरी बात? चलिए, ये बात भी हमारे को समझ में आ जाती है। ये अपना प्रमोशन के लिए बता रखा है, लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर, कर्नल, 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 ब्रिगेडियर्स, मेजर जनरल, ठीक है। ये आपका कब का प्रमोशन होगा ये टाइम पीरियड बता रखा है। अब हम बात करें बेसिक पे की, तो 56,100 रुपया तो आपको बेसिक पे मिलेगा। और ये कब से मिलना शुरू हो जाएगा? जब आपका नाम सेलेक्ट हो जाएगा ना, ओटीए ट्रेनिंग के लिए आप जाने वाले हो, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई के लिए, उस दिन से आपको पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। उस दिन से आपका पैसा 56,100 रुपया आपके अकाउंट में जुड़ते रहेंगे हर महीने के हिसाब से। प्लस आपको 15,500 रुपए एमएसपी भी मिलेगा, मिलिट्री सर्विस पे, ठीक है। और बहुत तरह के यहाँ पे अपने अलाउंसेज होते हैं, ठीक है, बहुत सारे तरह के अलाउंसेज होते हैं। और यहाँ पे ये बता रखा है कि जब आप अपनी ट्रेनिंग पूरी कर लेते हो तो आपकी जो पोस्टिंग होती है वो ऑल ओवर इंडिया कहीं भी हो सकती है, ठीक है, आपके हाथ में तो होता नहीं है। तो ये बता रखा है कि जितना ज्यादा रिस्क होगा तो रिस्क वाली पोस्ट पे आपको भेजा जाएगा उसके हिसाब से यहाँ पे, और जितना मीडियम वाले रिस्क के अंदर आपका जो है लोकेशन पोस्टिंग आपकी होगी, जितना लो रिस्क में आपकी पोस्टिंग होगी तो उसके बेसिस पे आपको अलाउंसेस दिए जाएंगे, ठीक है। ये यहां पे बताया हुआ है, समझ में आ गई बात? ठीक है। यूनिफॉर्म अलाउंस आपको पर 20,000 रुपए हर साल मिलेंगे, ठीक है। और ये और भी तरह के अलाउंसेस है, डियरनेस अलाउंसेस है वगैरह वगैरह, ठीक है। चिल्ड्रन, आपके कोई बच्चे वगैरह होंगे तो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस भी आपको मिलेंगे, ठीक है। हॉस्टल सब्सिडी भी आपको दी जाएगी, ठीक है। आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड जिसको AGIF भी बोला जाता है, ये भी आपको दिया जाएगा। अब मुझे मेन बात आती है, मुझे अप्लाई कैसे करना है, ठीक है। मैं अप्लाई कैसे करूंगा? ये वाली वेबसाइट है, इसी वेबसाइट से आपको अप्लाई करना है। जस्ट इस वेबसाइट पे आप क्लिक करोगे, ठीक है। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा नीचे देखोगे, वेबसाइट ओपन करने के बाद तो आपको ये ऑप्शन दिखेगा कि ऑफिसर एंट्री अप्लाई लॉगिन, इस पे क्लिक करोगे, वहां पे आपको आईडी बनानी पड़ेगी अपनी,
आईडी बनाने के बाद में आपको फॉर्म आ जाएगा, फॉर्म फिल आउट करना पड़ेगा, बात खत्म। जो जो डिटेल्स मांगी गई है, क्लैट पीजी 2024 का स्कोर कार्ड भी आपको वहीं पे अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है जी, बस ये काम आपको करना है। ये काम इतना कर लेते हो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये बता रखा है कैसे कैसे फॉर्म भरना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं। क्लैट पीजी स्कोर कार्ड भी आपको लगाना मैंडेटरी है 2024 वाला। ठीक है जी, ट्रैवलिंग अलाउंस भी आपको एंटाइटल होंगे, सारी चीजें यहाँ पे मेंशन करी हुई है। अब मुद्दे की बात, 15 जुलाई 2024 से आपके फॉर्म ओपन अप होंगे और 13 अगस्त 2024 से आपके फॉर्म बंद हो जाएंगे। और फॉर्म कहां पे जाके भरना है? joinindianarmy.nic.in। ठीक है, तो जिन लोगों के पास एलएलबी डिग्री है ना भैया, फायदा उठा लो एक बारी। ये बहुत किस्मत वाले लोगों को ये वाली पोस्ट मिलती है। अपने देश के लिए काम करना, इंडियन आर्मी के अंदर काम करना अपने आप में बहुत रिस्पेक्टेबल जॉब आपको देखा जाता है और रिस्पेक्टेबल जॉब होती है। तो प्लीज अगर जो लोग एलिजिबल हैं और आने वाले टाइम में एलिजिबल हो पाएंगे, ठीक है, तो और अगर आप कोई सीनियर हो और वीडियो देख रहे हो तो आप अपने जूनियर्स को गाइड करिएगा और इस पोस्ट के बारे में बताइएगा और अप्लाई करने के लिए जरूर बोलिएगा। सारी चीजें मैंने बता दी है, एक एक पॉइंट टू पॉइंट मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे बता दिया है। आपका सिलेक्शन कैसे होगा, क्या नहीं होगा और कितने टाइम के लिए सिलेक्ट किया जाता है, और सारी डिटेल मैंने आपको बता दी है, जो एक बेसिक इंट्रोडक्शन वीडियो के तौर पे नोटिफिकेशन के अंदर हमें पता होना चाहिए। फिर भी अगर आपको कोई डाउट बचता है तो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करके अपने करीबी दोस्तों को शेयर करके अवेयर जरूर करिएगा। जैसे मैं आप लोगों को शेयर करके वीडियो बनाकर अपडेट करता हूं, तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि थोड़ा सा सहयोग मेरे साथ जरूर करिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।